हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो, आज क्या करने वाला है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम लेंगे आज। बरोबर है? क्या पढ़ेंगे? नीट एपीएमटी एम्स के सारे पीवाईक्यूज फ्रॉम वेयर टू वेयर 1988 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आ गए सबको एक बार एक एक करके गिनेंगे। बरोबर है? लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले इतना श्योर करो कि ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। बरोबर है? जब भी लेक्चर देखो, तब कोई भी नया क्वेश्चन डिस्प्ले पर आए तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दो, वो क्वेश्चन को पढ़ो, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। जो सॉल्व हो जाता है तो फिर आंसर टैली करो, मेथड टैली करो और फिर आगे बढ़ जाओ। जो नहीं आ रहा है तो वीडियो पूरा प्ले करके आप एक एक क्वेश्चन देख सकते हो। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार और क्लियर कर देता हूं कि जब हम एमसीक्यूज गिनेंगे तो उसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आएगी जो अभी तक आप पढ़े नहीं हो। वो आपको 11th के सारे चैप्टर्स और 12th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद जाके आपको पता चलेगी, है ना। लेकिन सिंपल चीज है कि भाई ये किसका लेक्चर है? नीट का। और नीट की एग्जाम तो आपकी कब आ रही है? आफ्टर 12। तो तब तक तो आप सारा सिलेबस पढ़ चुके होगे, तो आपको सारी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स, डायमेंशन, फॉर्मूले वो सब पता होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये पता नहीं होंगे। तो जब भी क्वेश्चन में आए तो चिंता नहीं करनी है कोई जात की। बरोबर है? आपको यहाँ पे मैं जो बोलूँ उसको मान लो। अभी उसके फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं वो मैं आपको शो करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूले। बराबर है? सिर्फ आपको क्वांटिटी को याद रखना है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले को फिलहाल याद रखना है। बराबर है? चलो आगे बढ़ते बिना कोई बात किया डायरेक्ट स्टार्ट। क्या है भाई फर्स्ट क्वेश्चन? ब्लैंक इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बट दिस ऑल आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। देखो, पास्कल भी है, सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। लेकिन वी आर आस्क्ड एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट बनाएंगे तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को महान साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल, उसकी मेमोरी में क्या बोलते हैं इनको? पास्कल। तो ये आपका हो जाएगा एसआई यूनिट। राइट? नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आप 7 चैप्टर में जाके पढ़ोगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, gravitational force acting between two bodies having mass m1 m2 and separated by r distance is g m1 m2 upon r square। आपको किसका फॉर्मूला चाहिए? g का। तो जिसका यूनिट या फॉर्मूला चाहिए उसको आप क्या बना दोगे? सब्जेक्ट। तो इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। चलो पहले इसका यूनिट बनाएंगे, शायद आगे जाके यूनिट भी काम आए। तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर और केजी का केजी स्क्वायर, है ना। केजी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका डायमेंशन देखते हैं। चलो, तो डायमेंशन क्या होगा भाई? जी का न्यूटन, न्यूटन क्या होगा? m1l1t-2। देखो मैं ब्रैकेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा चलेगा? ब्रैकेट नहीं करोगे तो बराबर। हम एमसीक्यू गिन रहे हैं, कोई थियरी थोड़ी लिख रहे हैं। तो न्यूटन m1l1t-2, मीटर L2 और केजी होगा आपका m2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m1-2 मतलब -1, L3 हो जाएगा t-2। अब इसको याद रखना, आगे बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कहां पर है? ऐसा आंसर दैट इज इन बी। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। फिलहाल ये फॉर्मूला मान लो, ये आपको 6 चैप्टर में आएगा। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और ये कौन है? डिस्टेंस। तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमको पता है, एम वी इंटू आर हो जाएगा। चलो इसका यूनिट फिर से बनाएंगे तो यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा केजी, इसका होगा मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखोगे उसका? m1l2t-1। तो देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका? किसका? एंगुलर मोमेंटम का। इसको भी याद रखना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट, इफ C and R denote capacitance and resistance, the dimensional formula of CR is। देखो
अभी रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, वो तो आपको 12th में जाके पता चलने वाला है, सही है। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, वो मान लो आपको 12th के 7th चैप्टर में एक काम आएगा, क्या भाई, R इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस है, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा ये। आपको किसका चाहिए, सी आर का, तो सी आर को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे, ये सारे रेजिस्टेंस ही है, तो सी आर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ओमेगा का यूनिट क्या होता है भाई, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो ऊपर सेकेंड अपॉन रेडियन आएगा, लेकिन ये इसको तो डायमेंशन होता नहीं है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, T1, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा M0 L0 T1। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम का पढ़ा 7 चैप्टर के अकॉर्डिंग टू, तो यहां पर टॉर्क भी आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट, भाई इसको यूनिट बना देंगे पहले, तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का है न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो हो गया न्यूटन मीटर, तो फिर उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन m1 l1 t-2 इंटू l1, तो देखो ये आ गया m1 l2 t-2, सेम एज वर्क एंड एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अभी सेल्फ इंडक्टेंस आपको 12th स्टैंडर्ड में आया है, कहां पे, 6th चैप्टर में, बराबर है। तो यहां पर फिर से एक बार मुझको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो एक फॉर्मूला मैं देता हूं, मान लो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 Li²। ये कौन है, एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 Li², तो L को सब्जेक्ट बता देंगे, तो ये हो जाएगा 2U/I²। चलो यूनिट लिखेंगे भाई, L का यूनिट क्या होगा, इसका होगा जूल और इसका होगा एम्पियर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस, जूल मतलब कौन, m1 l2 t-2, और नीचे एम्पियर है तो उसका स्क्वायर होगा, तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, m1 l2 t-2 a-2, तो आपका आंसर है सी। अरे नहीं 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 नहीं, हाँ सी सी सी, सही है सही है सही है, मुझको लगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 है, ओके सही है ना। नेक्स्ट, of the following quantity which one has dimensions different from remaining 3, भाई इसमें से किसका डायमेंशन बाकी के 3 के अलग है। तो देखो सबसे पहला कौन है, आप यहां पे ध्यान से देखो, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा कुछ सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था, दिस क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी मेन है वो न्यूमरेटर में आएगी और पर जो है पर यूनिट वो नीचे आएगी। तो यहां पे क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पे हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या बनाएंगे, तो इसका यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यूब, है ना। तो चलो इसका डायमेंशन बनाते हैं, पर डायमेंशन क्या बनेगा इसका, बोलो तो जूल का क्या होता है, m1 l2 t-2 अपॉन ये हो गया l3, तो यहाँ पे m1 l-1 t-2, देखो ये प्रेशर ही आएगा, बराबर है। सेकंड कौन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका मतलब क्या हो गया, फोर्स पर एरिया, है ना, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो न्यूटन m1 l1 t-2 और ये l2, तो इसको फाइनल लिखेंगे तो m1 l-1 t-2, चलो ये दोनों के तो सेम ही है। अभी सी कौन है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बाय प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पर ध्यान रखना ये कौन आएगा, वोल्टेज, भाई वोल्टेज का होता है वर्क। देखो एक और चीज भी बता देता हूं, यहां पे आपको शायद 10 स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे, यहां पे क्या होगा, 10 स्टैंडर्ड में पढ़े थे उसमें, भाई वोल्टेज होता है W/Q और इनटू Q अपॉन मीटर क्यूब, ये होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज, तो चार्ज निकल गया, तो यहाँ पे आ गया वर्क अपॉन मीटर क्यूब, अरे मतलब वॉल्यूम होगा, यहाँ पे मैंने मीटर क्यूब डायरेक्ट लिख दिया, तो वर्क का क्या होगा m1 l2 t-2 और नीचे l3, तो ये भी आ गया
m1 l-1 t-2। देखो तीनों का सेम है, तो ऑब्वियसली अभी जो d बचेगा, भाई d कौन है? एंगुलर मोमेंटम, उसका तो हमने आगे पढ़ा भाई, एंगुलर मोमेंटम का तो अभी हमने पढ़ा m1 l2 t-1। सो द फॉर्मूला एंगुलर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग थ्री। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर कौन बैठेगा यहाँ पे? अभी आपका आंसर होगा डी। कौन सा आंसर आएगा? डी। नेक्स्ट, if x is equal to at plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometer, by x is given in kilometer and t is the time which is in second. So find the unit of b. Okay, we know that formula x is equal to at plus bt square. It means that at LHS and RHS both have same dimension. लेकिन जब आप RHS में देखोगे तो RHS में दो टर्म एक दूसरे के एडिशन में है, दो टर्म एक दूसरे के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगे तो उनके डायमेंशन सेम ही होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन x का होगा वही AT का भी होगा और वही BT स्क्वायर का भी होगा। तो आपको फाइंड करना है b का, तो क्या करेंगे, यहां से b को सब्जेक्ट बना देंगे। तो भाई b आपका हो जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर। डायमेंशन चाहे तो ऐसे बना लो, या फिर यूनिट चाहिए आपको तो x आपको किलोमीटर में दिया है और टाइम आपको सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, याद रखो f कौन है? फ्रीक्वेंसी of a mass m suspended from the spring of spring constant k is given by this relation: f is equal to cm raised to x k raised to y, where c is a dimensionless constant. The value of x and y are. देखो ये मेथड हम कैसे करते हैं आपको याद होना चाहिए भाई। फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? c m की x पावर और k की y पावर। तो सबसे पहले तो हमको ये कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको आना चाहिए, क्या है? m0 l0 t-1 है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब सेकंड इनवर्स। m इज द मास, तो मास का क्या होगा? m1। एंड k, भाई k है कौन? स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका यूनिट मैं आपको देता हूं, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे m1 l1 t-2 अपॉन l1, तो ये बन जाएगा m1 l0 t-2। तो यहां पर देखिए अभी, चलो यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? m0 l0 t-1। c कौन? पता नहीं भाई, c तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो c का तो लिखना नहीं है। इसका तो मास हो गया m1 उसकी x पावर, और k आपका m1 l0 t-2 और उसकी y पावर जो हमने लिखी। चलो इसको ठीक से लिखे, m0 l0 t1, यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो m की x पावर, यहाँ पे m की y पावर और t की -2y। अभी नेक्स्ट स्टेप से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ भाई ऐसे ज़्यादा टर्म में नहीं लिखूंगा। ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? x प्लस y, l तो 0 ही है और t आपका क्या है? -2y। चलो दोनों साइड एम एल टी का एक एक टर्म है तो उसकी पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे t की 1 पावर, t की -2 पावर, तो -2y इज इक्वल टू 1, तो y आपको मिल जाएगा -1/2। और m की पावर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई, m की x प्लस वाई, m की 0, तो ये 0 हो गया। तो y तो आपके पास है भाई, y आपके पास क्या है? -1/2, तो x -1/2 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा 1/2। तो आपका x आया 1/2, y आया -1/2, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? सी। सही है, सही है। मैं थोड़ा AC फास्ट कर देता हूं। चलो नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन ऑफ प्रेशर? भाई अभी हमने प्रेशर का फाइंड किया था, m1 l-1 t-2। तो ये या तो आप कर सकते हो भाई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। ये तो सिंपल है, आना चाहिए। अभी बहुत बार इसको हमने यूज कर लिया है। m1 l-1 t-2, अरे ये दोनों सेम ही है ना। ओके, तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये दोनों सेम ही है। चलो नेक्स्ट। According to Newton, the viscous force acting between liquids layer of area A
ए कौन है, एरिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट, भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब difference of velocity per unit distance. It means delta v is a difference of velocity and delta z is a distance between two layer, is given by this formula. F is equal to minus na delta v upon delta z, where n is a constant called coefficient of viscosity, the dimensional formula of n. चलो यहाँ पे सिंपल चीज है भाई, f का फॉर्मूला क्या है, n ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा। F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। तो जिसका चाहिए उसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे F इंटू डेल्टा जेड सामने चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A इंटू डेल्टा वी। चलो डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूले से काम चलाएंगे। तो ईटा का क्या होगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2। डिस्टेंस क्या होता है, l1। एरिया क्या होता है, l2। और डेल्टा वी वेलोसिटी का डिफरेंस है, मतलब L1t माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो L1 L1 निकल गया, 1 1 2, ये 2 निकल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 l, नीचे का 1 ऊपर आएगा तो -1, और ये ऊपर आएगा तो tb -1। आंसर क्या बैठेगा, m1 l -1 t -1। सही है, सही है। नेक्स्ट, the dimensional formula permeability of the free space mu 0 is, भाई याद रखो ये 12th स्टैंडर्ड में कौन से चैप्टर में है आपका, 3rd चैप्टर में है ना। तो mu 0 is a permeability of vacuum, mu 0 is a permeability of vacuum। मैं उसका यूनिट दे देता हूं आपको, और आपको पता होने चाहिए, जो 12th में अभी बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट लिखे तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन a2, नीचे हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर आ जाएगा आपका, a m1 l1 t माइनस 2 a माइनस 2। नेक्स्ट, a certain body weighs 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cc. The possible error in a measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. The maximum error in the density will be। तो देखो सबसे पहले मास की बात करते हैं। मास क्या दिया है, देखो मास, या इसको वेट बोला है लेकिन जनरली ये मास है। ओके, तो उसका मास क्या है, 22.42 ग्राम, लेकिन उसमें एरर कितनी है भाई, 0.01 ग्राम। वॉल्यूम आपको बोला है, वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम है 4.7 प्लस और माइनस, ये उसका मैग्नीट्यूड है, और उसकी एरर होगी 0.1 cc। हमको फाइंड करनी है डेंसिटी, क्या करनी है, डेंसिटी का। तो जो हमको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, लेकिन यहां पर हमको डायरेक्ट परसेंटेज एरर नहीं मिलेगी, हमको पहले फ्रैक्शनल फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या लिख सकते हैं भाई, डिवीजन में डेंसिटी की फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m, प्लस यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा v बाई वी। चलो वैल्यू रखते हैं, डेल्टा m कौन है इसमें से भाई, आपका डेल्टा m होगा तो 0.01 अपॉन 22.42 प्लस वॉल्यूम क्या होगा 0.1 अपॉन 4.7। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमको इंटरेस्ट है परसेंटेज एरर में, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर ही देंगे। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमको डायरेक्ट परसेंटेज एरर ही मिलेगी। तो चलो इसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो ये जाओ क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 100, तो वो हो गया 1, 22.42 प्लस इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 10 अपॉन 4.7, और ये जो एरर आएगी वो आपकी परसेंटेज एरर आएगी। सही है, चलो अभी इसको देखते हैं। भाई ये जो वैल्यू, अभी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखना सिखाता हूं, ध्यान रखो। कौन सी वैल्यू लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। हाँ, तो यहां पर समझो ध्यान से, ये है 1, ये है 22.42, इसको जो 20 मान ले, इसको क्या मान ले 20, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.05। क्या हो जाएगा 0.05। जो इसको 20 मान लो, वैसे तो ये 0.05 से भी छोटा आएगा, क्यों,
क्योंकि ये 20 से थोड़ा, डिनोमिनेटर 20 से थोड़ा बड़ा है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज होगी ना टोटल टर्म की। तो यहाँ पे 20 होगा तो 0.05 मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है। अभी यहाँ पे सोच लो भाई, यहाँ पे ये 10 है और ये 4.7, चलो मैं इस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको 5 मान लेता हूँ। 5 जो 5 होगा तो ये आपका हो जाएगा 2, हाँ कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली। तो आप यहाँ पे करोगे तो ये आपका क्या आंसर आएगा, 2.05 समथिंग आपका आंसर आएगा, है ना, 2.05, मैंने सही लिखा ना, ओके 2.05। तो इसके नजदीक वाला आंसर कौन दिख रहा है भाई, ऐसा आंसर आपको सिर्फ यही दिख रहा है, बी वाला ही आंसर दिखेगा, 2%। सही है, सही है। नेक्स्ट, तो आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, देखो हर एक बात में हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, तो फिर हमको थोड़ा ये अंदाजा भी लगाना पड़ेगा ऐसे। तो ये भी सीखो आप एक चीज कि 1/22 है लेकिन इसको 20 मान लिया, ये 4.7 है लेकिन इसको मैंने 5 मान लिया, तो अप्रोक्सीमेटली नियर बाय वैल्यू क्या आएगी वो आप कर सकते हो। सही है। नेक्स्ट, P प्रेजेंट द रेडिएशन प्रेशर। भाई P कौन है, रेडिएशन प्रेशर। C रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, C कौन है, लाइट की स्पीड। S रिप्रेजेंट द रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया per unit second. The non-zero integer x, y, z are such that these terms becomes dimensionless then the value of x, y, z are. ओके क्या करेंगे देखते हैं भाई। P इज अ प्रेशर, P इज अ प्रेशर, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, m1 l minus 1 t minus 2। C इज अ स्पीड, तो उसका होगा m0 l1 t minus 1। एंड व्हाट इज S, भाई S रिप्रेजेंट्स एनर्जी बट नॉट ओनली एनर्जी, S रिप्रेजेंट्स एनर्जी, लेकिन ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, मतलब नीचे आएगा एरिया भी आएगा और नीचे टाइम भी आएगा। तो इसका पहले तो डायमेंशन क्लियर कर लेते हैं कि भाई एनर्जी होगी m1 l2 t minus 2, एरिया होगा l2 और टाइम होगा t1। तो इसको ठीक से करेंगे तो m1 l0 t minus 3 आ जाएगा। सही है। चलो अभी क्या बोला है वो थोड़ा देख लेते हैं भाई। दिस टर्म इज डायमेंशनलेस, सो p रेस टू x, y s रेस टू y और c रेस टू z, दिस क्वांटिटीज जो है उनका डायमेंशन होता है डायमेंशनलेस 0 0 0। सो लेट मी पुट m0 l0 t0। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशंस ऑफ दिस, व्हाट इज द डायमेंशनल ऑफ प्रेशर, m1 l minus 1 t minus 2 putting power x, s is a m1 l0 t minus 3 y power, c is a velocity speed l1 t minus 1 raised to z, यहाँ पे z कर दो, this is z is equal to m0 l0 t0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। m की कितनी पावर, x, अभी डायरेक्ट करेंगे y और यहां पर तो m है नहीं। l की क्या पावर होगी भाई, l की यहां पे माइनस x, यहां पर तो है नहीं है, तो यहां पे l की पावर क्या प्लस z, और t की पावर क्या होगी, तो यहां पे -2x, यहां पे -3y, यहां पे -z, और ये सब मिला के यहां पे हो रहा है m0 l0 t0, है ना। ये तो डायमेंशनलेस है भाई, तो m0 l0 t0 हो गया। अभी ध्यान से देखो, हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो m की पावर है x प्लस वाई, m की 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यह है -x प्लस वाई इज इक्वल टू, वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2x -3y -z, वो भी 0 हो जाएगा। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से जो सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आपका x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, z भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं, सारे के सारे वेरिएबल टर्म्स है x y z। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो x y z 0, तीनों 0 आएंगे, तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो डोंट बी गफरीफाइड। क्या करेंगे हम यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, देखो यहां से क्या होता है x इज इक्वल टू -y, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे z आएगा, नहीं भाई यहाँ पे z आएगा, मैंने गलती कर दी, ये z होगा, तो x इज इक्वल टू z आएगा। तो देखो इसको चलेगा अभी, तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन मिले, एक आया x इज इक्वल टू
माइनस वाई और दूसरा x इज इक्वल टू जेड। तो अमॉन्ग दिस फोर ऑप्शंस विच ऑप्शन सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -1। अरे यार ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं, x इज इक्वल टू जेड है, लेकिन x यहाँ पे -1, x यहाँ पे z यहाँ पे 1 है, भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। डी वाला भी देख लेते हैं, x की 1 y की 1, तो 1 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू -1। अरे यार ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसको देखे, x इज इक्वल टू 1, y -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। चलो ये तो बैठ गया। x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, अरे ये भी बैठ गया। तो आपका आंसर कौन आएगा, ये। तो याद रखो, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें रिजल्टेंट इज डायमेंशनलेस, तो आपको उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना है। आप उसमें ट्रायल एंड एरर करो, हर एक ऑप्शन को चेक कर लो, जो होता है तो ठीक है, बरोबर है, जिसमें हो जाएगा वो अपना आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ो बच्चों, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p is given by this equation, by p is given by p0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर। भाई इसको ऐसे भी लिखते हैं और कई बार ऐसे भी लिखते हैं, e रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर, बोथ आर सेम, वेयर a इज द कांस्टेंट एंड t इज टाइम। द कांस्टेंट a इज, भाई a कहां पर है भाई यहाँ पे कुछ गलती है, वेयर a नहीं है, ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है। तो अल्फा का डायमेंशन आपको चाहिए। हमने पढ़ा था कौन से फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन कॉस टेन, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके अंदर डायमेंशन 0 0 0 होगा। जो लॉगरिथमेटिक है उनका भी डायमेंशन 0 होगा। जो पावर है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले जो टर्म्स है उनका भी डायमेंशन 0 होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई दिस इज इन exponential form. So the dimensional formula of alpha t square is m0 l0 t0, right? And as we know t is a time, so the alpha into टाइम को कर देंगे t2 is equal to m0 l0 t0। ये नीचे आएगा और नीचे से ऊपर आएगा तो अल्फा आपका हो जाएगा t -2, है ना, ये नीचे आएगा और नीचे से ऊपर तो ये -2। तो आपका आंसर क्या बैठा भाई, अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अल्फा हैज डायमेंशन t रेज़ टू -2। देखो ये तो मैंने कैलकुलेशन से बताया, क्या इतना टाइम होगा आपके पास वहां पे सोचने के लिए, नहीं। सिंपल सोचो, इसका डायमेंशन क्या हो रहा है 0 0 0, इसका क्या हो रहा है 0 0 0, तो जो टाइम का t2 हो रहा है, तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा t -2। टाइम का t2 हुआ तो इसका t -2 होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 0 बनाएंगे, t की 0 पावर। तो हमको बी वाला ऑप्शन डायरेक्ट ही मिल जाएगा, देख के पता चल जाएगा कि भी आंसर अल्फा का t -2 आ रहा है। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट जूल सेकेंड, जूल इनटू सेकेंड। बाय जूल इज अ m1 l2 t -2 एंड t इज अ टाइम सेकेंड। तो यहां पे करेंगे m1 l2 t -1। ये कौन है भाई, हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम, ये हमको आना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, भाई सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये आप 9 चैप्टर 11 के 9 चैप्टर में सीखे होंगे या सीखोगे। चलो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, लेकिन हमको ऐसा यूनिट पूछा है, हाँ तो ऐसा यूनिट पूछा है तो न्यूटन पर मीटर, या तो जो सीजीएस पूछा होता तो हम क्या लिखते डाइन पर सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा ही है, मतलब न्यूटन मीटर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। भाई परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होता है, यहां पे कुछ लफड़ा है, ये भी है ये भी है, तो एम्पियर क्यों नहीं लिखा। ओके भाई चलो देखते हैं। परमिएबिलिटी होती है म्यू 0, परमिएबिलिटी होती है म्यू 0, है ना। तो यहां पर एक सिंपल, मैं आपको इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला दे देता हूं। भाई इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़े थे म्यू 0 n स्क्वायर a बाई एल, ये आपको 12th के 6 चैप्टर में आया होगा या तो फिर आएगा। तो L इज द इंडक्टेंस, इसका यूनिट होता है हेनरी, क्या होता है हेनरी। म्यू 0 का फाइंड करना है, n को तो यूनिट होगा नहीं, यह है एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर, 1 मीटर निकल गया, तो म्यू 0 का यूनिट आपको मिल जाएगा हेनरी पर मीटर।
तो ये तो उसका यूनिट है। चलो दूसरा देखते हैं भाई, एम्पियर लिखा है, मुझको यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है। वेबर पर एम्पियर मीटर, तो भाई एक यूनिट ये भी होता है, बी इज इक्वल टू होता है म्यू 0 NI अपॉन 2R। कोई लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, है ना। और बी होता है, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो उसको टेस्ला बोल सकते हो। तो म्यू 0 आई इज अ एम्पियर एंड आर इज अ मीटर। एक मीटर निकल जाएगा तो म्यू 0 आपको मिल जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर। तो भाई ये भी उसका यूनिट है। तो यहां पे कुछ होना चाहिए, यहां पे कुछ गलती है भाई, मैं कर देता हूं क्लियर इसको। चलो भाई, एक यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, चलेगा। क्या है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपके आंसर आने चाहिए ऑल ऑफ अबव, है ना, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, चिंता मत करो, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। जो 12th वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, जो ठीक से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो यार, ये तो टाइम है अपने पास। नेक्स्ट, turpentine oil is flow through a tube of length L and radius R. L is the length, R is the radius. The pressure difference between two ends of the tube is P. P is the pressure difference. The viscosity of liquid is given by this equation. By eta. Eta आपको क्या दिया है? P upon 4VL in bracket R square minus X square, where V is a velocity at distance R. R नहीं भाई, ये X हो जाएगा, x from axis of tube. The dimension of eta is, भाई यहां पे देखो, इसका डायमेंशन चाहिए, प्रेशर का डायमेंशन तो है आपके पास, m1 L-1 T-2। 4 उसको तो डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। वेलोसिटी हो जाएगा L1 T-1, लेंथ हो जाएगी L1, और यहां पे ये मीटर स्क्वायर है तो इसके क्या हो जाएगा L2। कोई माइनस ना कर दे, मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर मतलब 0 नहीं भाई, वैल्यू का सब्ट्रैक्शन होता है, यूनिट तो कॉमन निकल जाता है ना यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m1 L1 2 निकल गया, तो L-1, और यहाँ पे T-1 ऊपर आएगा। तो ये या तो आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि भाई विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का क्या होता है, m1 L-1 T-1। नेक्स्ट, in a vernier calipers, n divisions of vernier scale coincide with n-1 divisions of main scale, in which one division represents 1 mm. The least count of the instrument in centimeter should be, याद रखो, for vernier calipers LCM, लिस्ट मेजरमेंट या तो लिस्ट काउंट। भाई लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, एक देसी फॉर्मूला देता हूं, MSD VSD है ना, वो नहीं करेंगे यार, MSD महेंद्र सिंह धोनी, अरे ये कुछ नहीं याद रखना है। देखो हम सिंपल चीज करते हैं यहाँ पे, क्या बोलो, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका लिस्ट काउंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहले स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑन मेन स्केल का लिस्ट है ना, यहां पे 1 माइनस मेन स्केल अपॉन वर्नियर स्केल, लेकिन ये आएगा डिवीजन, हाँ डिवीजन, जो कोइंसाइड हो रहा है वो डिवीजन, बस ऐसा मान लो, मेन स्केल अपॉन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑन मेन स्केल, भाई मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, 1 डिवीजन रिप्रेजेंट्स 1 mm, बट वी आर आस्क्ड इन सेंटीमीटर, सो वी विल पुट 0.1 centimeter. In place of 1 millimeter, we put 0.1 centimeter. Now 1 minus main scale division. Which division of main scale coincide with vernier scale division? तो main scale का कौन सा है, n-1, और वर्नियर का कौन सा है, n। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन है जो कोइंसाइड हो रहा है, ये ms अपॉन vs याद रखो। ओके, तो ये हो गया 0.1 मतलब 1/10, n माइनस n प्लस 1, तो ये हो गया 1/n। तो देखो आपका आंसर क्या बैठेगा, 1/10n। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अरे ये सेकंड आएगा,
बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। तो आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू। भाई देखो एक सिंपल चीज समझाता हूं आपको। आपको न्यू यूनिट चाहिए, क्या चाहिए? न्यू यूनिट। पहले लेकिन ओल्ड यूनिट को याद कर लेते हैं। भाई ओल्ड यूनिट क्या था? न्यूटन। लेकिन न्यूटन कौन हो रहा था पता है? m1 l1 t-2। लेकिन उसको यूनिट में लिखेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम ऐसे लिखते थे। ओल्ड यूनिट था उसको हम ऐसे लिखते थे। न्यूटन किसको बोलते थे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका डायमेंशन क्या था? m1 l1 t-2। अभी हमने एक नई सिस्टम डेवलप की जिसमें हमने लेंथ को बोल दिया 10 सेंटीमीटर। तो इन न्यू यूनिट आपकी जो लेंथ है L वो क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि हमको केजी मीटर पर सेकंड में लाना, तो ये हो गया 10⁻⁻1 मीटर, है ना लेंथ। फिर मास क्या है? भाई मास को हमने क्या कर दिया बोलो तो? मास कौन है? 10 ग्राम। 10 ग्राम, लेकिन उसको केजी में चाहिए तो 10⁻2 केजी हो गया ये। और टाइम, भाई टाइम तो अपना 1 सेकंड है तो वो पहले भी 1 सेकंड ही था, है ना। तो अभी क्या करेंगे भाई? न्यू यूनिट। हाँ मैं क्या लिखता हूं समझना ध्यान से। न्यू यूनिट। आपको डायमेंशन पता है तो काम हो जाएगा। भाई डायमेंशन में हम जैसे करते थे वैसे MLT 1 पावर -2, तो यहां पे लिखेंगे 1 1 -2। चलो मैं मास की जगह पे क्या लिख सकता हूं? भाई केजी था उसकी जगह पे यहां पे आ जाएगा 10⁻2 केजी। लेंथ की जगह पे 10⁻1 मीटर, है ना। और ये आपका 1 सेकेंड। अरे 1 सेकेंड ही आ रहा है शायद। यहाँ पे मुझको गड़बड़ लग रही है यार। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो देख लेते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। इसकी जीरो यहाँ पे टी सेकंड हो जाएगा सेकंड। तो ये हो जाएगा 10⁻2, ये हो जाएगा 10⁻1 और यहाँ पे केजी मीटर सेकंड की -2 बार। लेकिन ये तो कौन है? न्यूटन। ये तो कौन है? न्यूटन। और ये हो गया 10⁻³ न्यूटन। देखा ना, मैंने बोला ना थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, ये जो है एक्चुअली में टाइम में कुछ लफड़ा है तो इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर तो लाएंगे, कैसे करके भी आंसर तो लाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए टाइम, क्या होना चाहिए पता है? टाइम होना चाहिए आपका 0.1 सेकेंड, शायद 0.1 सेकेंड ले लो तो आपका नया यूनिट हो जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 चलो यहाँ पे रख दे। 0.1 मतलब 10⁻1 सेकेंड हो गया। तो ये हो गया 10⁻², यहाँ पे 10⁻1 और यहाँ पे 10⁻2। ये दोनों निकल गए तो यहाँ पे आ गया 10⁻1 और ये हो गया न्यूटन। तो 0.1 न्यूटन। अरे सही है, चलो, है ना। तो क्लियर हो जाना चाहिए आप सबको, बराबर है। नेक्स्ट मान लो कि हाँ ओके, कुछ नहीं मानना है, आ गया, चलो ना। कुछ गलती है तो देख लेना बच्चों। नेक्स्ट 22% error in the measurement of mass and speed is 2% and 3% respectively. The error in estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be। भाई वी नो दैट द परसेंटेज एरर, भाई परसेंटेज एरर हम जनरली ऐसे लिखते हैं डेल्टा m बाय m इंटू 100%। तो ये आपको दिया है 2% और स्पीड का दिया है। लेकिन मैं अभी डायरेक्ट लिखूंगा भाई, ऐसे नहीं करूंगा डायरेक्ट। भाई वी की एरर समझो, हम एमसीक्यू गिन रहे यार, कोई सब्जेक्टिव थोड़ी लिख रहे हैं। तो हमको तो एमसीक्यू गिनना है, तो इसके भी m% बोल दो। इसको क्या बोल देंगे? m%। इसको बोल दो v%। तो ये हो गया 3%। Now we have to find the percentage error in kinetic energy. We must know the formula. K is equal to 1/2 mv²। So k परसेंटेज इज इक्वल टू, भाई इसको तो होता नहीं है यूनिट कुछ भी, तो ये होगा m के परसेंटेज और पावर कहाँ पे आ जाएगी? प्रोडक्ट में आ जाएगी। सिखाना है हमने, m के परसेंटेज, यहाँ पे पावर है तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और दोनों क्वांटिटी की जो एरर्स होंगी उनका सम हो जाएगा फिर। सो m आपके पास है 2%, है ना, 2% प्लस 2 इंटू ये आपके पास 3% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8%। कहाँ पर है आपका आंसर? सी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट? डायमेंशनलेस कांस्टेंट
यहाँ पे तो सारे ही डेंस है, ये भाई यहाँ पे नॉट होना चाहिए, यहाँ पे नॉट होना चाहिए, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू वो हो रहा है c बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो यहाँ पे ये देखो स्पीड अपॉन स्पीड मतलब L1 अपॉन L1 t माइनस वन, L1 t माइनस वन, ये तो m0 L0 t0 ही हो जाएगा। दूसरा है पॉइजन्स रेशियो। भाई पॉइजन्स रेशियो इज अ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, 8 चैप्टर में आएगा 11th के, तो ये तो यूनिटलेस है, तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा m0 L0 t0। रिलेटिव डेंसिटी, भाई रिलेटिव डेंसिटी वो है डेंसिटी ऑफ एनी मैटर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, भाई दोनों डेंसिटी है, तो ये भी हो जाएगा m0 L0 t0। तो ये सारे डायमेंशन लेस है, तो ये तीनों आंसर आते, लेकिन ऐसा है नहीं, नॉट पूछा है, तो हमको पता है कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन है m-1 L3 t-2, तो आपका आंसर ये बैठेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट होना चाहिए, विच इज नॉट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो ये डायमेंशनलेस नहीं है। नेक्स्ट, an equation is given here, this P plus A by V square is equal to B into theta by V, where P is a pressure। by P अब प्रेशर है तो m1 L-1 t-2 हो जाएगा। V is a वॉल्यूम, तो इसका यूनिट हो जाएगा L3, मतलब यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, तो डायमेंशन L क्यूब हो जाएगा। ओके, इफ A एंड B आर कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ A का डायमेंशन चाहिए, तो चलो सिंपल, हमने क्या पढ़ा था, those terms which are in addition and subtraction have same dimensions। तो यहाँ पे देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों एक दूसरे के एडिशन में है, तो जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन A अपॉन V स्क्वायर का होगा, तो आपको A का फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा P का डायमेंशन इंटू V स्क्वायर का डायमेंशन। P का क्या है m1 L-1 t-2 और ये है L3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 L-1 t-2 और ये L6 m1 L5 t-2, कहां पर ऐसा आंसर, तो आपको आंसर मिल जाएगा A, सही सही। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग its mass and length of its side. The maximum error in the measurement of mass and the length are 3% and 2%। ओके भाई, मास में कितनी एरर है 3%, लेंथ में कितनी एरर है 2%। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास में कितनी परसेंटेज है वो तो हमको पता है, लेकिन वॉल्यूम में कितनी है वो तो नहीं है, तो फिर वॉल्यूम को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेंथ में, एंड एज वी नो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, भाई रो के परसेंटेज, डेंसिटी के परसेंटेज इज इक्वल टू मास के परसेंटेज प्लस 3 इंटू L के परसेंटेज, मतलब एरर ये हो जाएगा आपका कितना 3 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 9%, देख लो, तो आपका आंसर आ जाएगा B। सही लिखे हो, 100% सही लिखे है ना। नेक्स्ट, थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया था रूम। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम डेट ऑफ टाइम। देखो यहां पर L है, C है, R है, तो मैंने आपको आगे भी समझा दिया, आगे एक क्वेश्चन में आ गया, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, ऐसा मान लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस ही है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ओमेगा का यूनिट क्या होता है, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, मतलब इसको तो डायमेंशन होता नहीं है, तो ऐसे मान लो कि ये नीचे है तो 1 सेकेंड, तो ओमेगा का अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। तो आपको टाइम करना है, आपको टाइम करना है, उसका मतलब आपको आपके पास क्या होना चाहिए 1 अपॉन ओमेगा, तो वो सेकेंड हो जाएगा। तो मैं यहां से 1 अपॉन ओमेगा को सब्जेक्ट बनाने का ट्राई करूंगा। चलो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा L बाय R, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा
1/ओमेगा² इज इक्वल टू LC, तो 1/ओमेगा इज इक्वल टू रूट LC हो जाएगा। और यहां पे लिखेंगे तो 1/ओमेगा क्या हो जाएगा, CR। तो यहाँ पे टाइम कौन होगा, या तो L/R, या तो रूट LC, या तो CR। कहां पर ऐसा, ओ ये रहा CL/R, है ना। नेक्स्ट, the viscous force F is a force on a sphere of radius A is a radius moving in a medium with velocity v is given by this, then the dimension of n। अरे यार हमने बहुत बार पढ़ा, ये तो यही है m1 l-1 t-2, लेकिन f इज इक्वल टू कर देंगे तो 6 पाई ईटा आर वी, ईटा को सब्जेक्ट बना देंगे तो f अपन हो जाएगा 6 पाई आर वी। चलो डायमेंशन लिखते हैं, तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स का क्या होगा, m1 l1 t-2, 6 पाई तो एक कांस्टेंट है, रेडियस मतलब l1 और स्पीड मतलब l1 t-1, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ गया, है कि नहीं, पक्का। नेक्स्ट 28, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बट डायमेंशनल फॉर्मूला का फ्लक्स का, ये आपको 12th में फॉर्मूला आएगा, 5th, जो अभी 12th के बच्चे उनको पता होना चाहिए कि भाई फ्लक्स होता है NBA cos थीटा। ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो फाई का यूनिट क्या बनेगा, इसका है टेस्ला इंटू एम्पियर, एरिया टेस्ला इंटू अरे यार इसको बी लिख दे, ये टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बी का टेस्ला होता है, लेकिन टेस्ला इज व्हाट, भाई टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर, याद रखना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये फ्लक्स का हो जाएगा, लेकिन कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो यहाँ पे डायमेंशन न्यूटन, m1 l1 t-2 मीटर l1, ए कौन है, एरिया है ना, एम्पियर एम्पियर, तो A1, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 1 मीटर निकल जाएगा, तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तो ये आपका m1 l1 t-2, ये L1 और नीचे A1, तो m1 l2 t-2 A-1, कहां पर ऐसा आंसर आपका, ये हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, m1 l2 t-2 A-1 हो गया। नेक्स्ट, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, भाई कौन सी पेयर को सेम डायमेंशन नहीं है, चलो इसका ले लेते पहले, कौन, मॉड्यूलस एंड प्रेशर। भाई सबसे पहला इलास्टिक मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं वाई, यंग मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है m1 l-1 t-2, इसको तो डायमेंशन होता नहीं है स्ट्रेन को, तो इसका आ जाएगा m1 l-1 t-2, और दूसरा है प्रेशर, भाई प्रेशर का तो आपने पढ़ा m1 l-1 t-2, तो ये पेयर है, उसका तो डायमेंशन सेम है, हमको ऐसी पेयर फाइंड करनी है जिसमें डायमेंशन सेम ना हो। ओके चलो, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, भाई एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, m1 l2 t-1, और उसके साथ दिया है प्लैंक कांस्टेंट, उसका भी होता है, प्लैंक कांस्टेंट का भी यही होता है ना। चलो तो ये भी सही है, इसका भी है। थर्ड देखेंगे, भाई थर्ड कौन है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है, भाई फोर्स इज इक्वल टू होता है m1 l1 t-2, और यहां पे लिखा है इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, भाई इंपल्स इज अ फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो यहां पे ऑब्वियसली ये नहीं होगा, m1 l2 t-2 इंटू t1, तो यहां पे मिल जाएगा m1 l1 t-1, तो देखो ये पेयर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। बाकी एनर्जी का देखोगे तो भी m1 l2 t-2, टॉर्क का देखोगे तो भी m1 l2 t-2 होगा, तो आपका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, अभी हमने आगे लिखा यार, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, भाई इसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर Kelvin/4, स्टैंडर्ड 11, चैप्टर नंबर 11, उसमें अभी 10 हो चुका है, अभी 10 नंबर हो चुका है, चैप्टर 10 में आएगा वो। तो यहां पे रेट ऑफ ई कौन है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी, एमिशन रेट ऑफ एनर्जी, एमिशन रेट ऑफ एनर्जी, तो ये होता है जूल पर सेकेंड, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा EA T⁴। E इज एमिसिविटी, तो उसको तो डायमेंशन होता नहीं है,
तो आपको सिग्मा का चाहिए तो क्या लिखेंगे, E अपॉन ए टी रेज टू 4। तो यहाँ पे जूल पर सेकंड, इसको हम वॉट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वॉट। एरिया इज अ मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज केल्विन। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा, ए आंसर है। नेक्स्ट, मैंने पहले से क्लैरिफाई कर दिया है, जिन लोगों ने अभी अभी 11 स्टार्ट किया है उनको ये सारे फॉर्मूले नहीं आते होंगे, लेकिन मान लो आप नीट की एग्जाम आप आफ्टर 12 देने वाले हो, तब तक तो ये सारे पढ़ जाओगे ना, तो फिर तो आपको याद ही होंगे। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूनिट पर फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12। तो एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट बना देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चलो इसका यूनिट बनाते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4π को तो होगा नहीं, ये कूलम कूलम तो कूलम स्क्वायर। अरे यहाँ पे फोर्स आएगा भाई, इसको यहाँ भेजा, इसको नीचे लाया मैं, तो इसको तो यूनिट होगा नहीं, इसका यूनिट होगा न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सही है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, भाई प्लैंक कांस्टेंट है ना, कौन है, प्लैंक कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t-1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होता है केजी मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t-1, t- मतलब सेकंड इनवर्स, तो ये किसका यूनिट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। किसका हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का। 34, if the velocity v of a particle at a time t is given by this equation where abc are constant, the dimensions of abc are, well look at here, this term v is equal to at plus b upon t plus c is dimensionally correct, ऐसा मान लेते हैं। तो आपको किसका यूनिट चाहिए, abc के यूनिट, बराबर है। तो हमको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये v का जो डायमेंशन होगा वो पूरे टर्म का होगा, जो v का डायमेंशन होगा वो ये LHS पे जो पूरा टर्म है उसका होगा, लेकिन उसमें ये दोनों एडिशन में है, तो एडिशन वाले टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो b अपॉन t प्लस सी होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, वही ये पूरे टर्म का होगा। और ये भी देख सकते हैं हम कि भाई t और c एक दूसरे के एडिशन में है, तो जो t का डायमेंशन होगा वही c का डायमेंशन होगा, जो t का डायमेंशन है वही c का डायमेंशन होगा। तो सबसे पहले ये दोनों को कंपेयर करेंगे। तो भाई a का चाहिए तो क्या करेंगे, v का डायमेंशन अपॉन t का डायमेंशन। तो v का कौन है, L1 t-1 टाइम t1, तो ये क्या हो जाएगा, a का L1 t-2 है ना, L1 t-2। c का क्या हो जाएगा, भाई c का हो जाएगा t1। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, पहले यही ऑप्शन आ जाएगा, है ना, यही ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन कोई बोलेगा सर b का कैसे फाइंड करना है, चलो वो भी कंसीडर कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू, जो v का होगा वही इसका होगा, तो b का क्या बनाएंगे भाई, b का होगा जो v का होगा इनटू t प्लस c का होगा। तो ये कौन है, स्पीड, मतलब L1 t-1, और ये टाइम है तो ये हो गया t1, तो यहाँ पे हो जाएगा L1। तो e का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t-2, b का हो गया L1, इसका t1, है ना, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, dimensions of resistance is in an electrical circuit in terms of dimension of mass, length, time and current। भाई याद रखो ये तो नॉलेज का आंसर है, v अपॉन आई होता है, वोल्टेज होता है m1 l2 t-3 a-1 और नीचे a1, इसको वर्क अपॉन चार्ज लिख सकते हो चलेगा, लेकिन ये तो डायरेक्ट आना ही चाहिए, m1 l2 t-3 a-2, जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो आपका आंसर कौन बैठेगा, सी। 36, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, भाई एक स्फीयर है उसकी रेडियस हमने मेजर की तो उसमें परसेंटेज एरर कितनी आई, 4%। देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³, ये तो एक कांस्टेंट है, तो जो v के परसेंटेज हो गए वो किसके हो गए,
आर के परसेंटेज से 3 टाइम्स होंगे। आर में कितने परसेंटेज है, 2% एरर है, तो वी में आपकी 6% आ ही जाएगी, कोई गल नहीं, क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशंस, किसको सेम डायमेंशन है। देखो फर्स्ट वाला है एनर्जी डेंसिटी। भाई एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या, एनर्जी पर वॉल्यूम, उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन m1 l2 t-2 और वॉल्यूम मतलब l3, तो ये हो जाएगा m1 l-1 t-2। सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v, तो ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगा क्योंकि स्पीड अपॉन स्पीड, लाइट स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो m0 l0 t0 हो जाएगा। थर्ड वन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा m0 l0 t0, है ना। तो डायमेंशन किसके हो गए भाई, ये दोनों के भी डायमेंशन तो सेम ही हुआ ना, 2 और 5। ओके, लेकिन आंसर नहीं दिया है। ओके, तो यंग मॉड्यूलस देखते हैं। चलो भाई, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का होता है m1 l-1 t-2 और स्ट्रेन का तो क्या होता है m0 l0 t0, डायमेंशनलेस है, तो m1 l-1 t-2। तो देखो इसका और इसका सेम आया, तो 1 और 4 का डायमेंशन सेम आया। कोई मैग्नेटिक फील्ड का चाहेगा तो इसको बोल देते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, उसको लिखते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मतलब m1 l1 t-2, नीचे a1 l1, तो इसको ठीक से करोगे तो m1 l0 t-2 a-1। याद रखना, सभी के मैंने लिख दिए, तो आपको पता चलना चाहिए 1 और 4 के सेम आएंगे। वैसे देखने जाएगा तो 2 और 3 का भी सेम है, लेकिन ऐसा आंसर नहीं है। If the dimension of physical quantity are given by m a l b t c पावर, है ना, the quantity will be, चलो वेलोसिटी के लिए, भाई वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे सोचे तो m l t, a क्या लेना है 1, तो भाई पहले ही गलत हो गया। वेलोसिटी का तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0 होना चाहिए, l1 t-1 होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। चलो एक्सेलरेशन देखते हैं। भाई एक्सेलरेशन में क्या होता है, m0 l1 t-2, ए आपका 0 होना चाहिए लेकिन नहीं है, मतलब ये आंसर भी गलत। फोर्स, फोर्स होना चाहिए m1 l1 t-2, ए आपका 1 होना चाहिए लेकिन नहीं है। प्रेशर, प्रेशर का होना चाहिए m1 l-1 t-2, ए की वैल्यू 1, बी की -1, ये हाँ तो सही बैठ गया, आपका आंसर आएगा डी, बराबर के नहीं। नेक्स्ट, a student measure the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to the gravity. If the maximum percentage error in the measurement of distance and time are even e2 respectively, then percentage error in estimation of g is। देखो भाई, हमको यहाँ पे क्या मेजर करना है, जी मेजर करना है जी, लेकिन उसके लिए हमने दो चीजें मेजर की, एक डिस्टेंस और एक टाइम। तो डिस्टेंस में परसेंटेज एरर आई E1% और टाइम में परसेंटेज एरर आई E2%, और हमको जी की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो भाई फ्री फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉलिंग बॉडी, तो उसके लिए क्या होगा, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है अपने पास v0t + ½ at²। चलो वैल्यू रखते हैं डी, भाई फ्री फॉल कर रहा है मतलब ये तो 0 हो गया, 1/2 एक्सेलरेशन g × t²। देखो आप क्या गलती करोगे वो मैं आपको यहां पे शो करूंगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं ध्यान रखो, जिसकी परसेंटेज एरर है उसको पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो ये हो जाएगा 2d/t²। अभी परसेंटेज एरर लिखेंगे तो g की परसेंटेज एरर इज इक्वल टू d की परसेंटेज एरर प्लस, ये 2 तो होगा नहीं, 2 × t की परसेंटेज एरर, ये क्वांटिटी में काउंट नहीं होता है, तो डी की एरर प्लस इसकी पावर प्रोडक्ट में आ गई है, तो डी में कितने परसेंटेज है, E1%, प्लस ये कौन है 2 E2%, तो E1 + 2 E2 आपका आंसर आएगा। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो डी के परसेंटेज है, आप ये फॉर्मूले से करने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, डी के परसेंटेज इज इक्वल टू जी के परसेंटेज प्लस 2 × टी के परसेंटेज, तो इसमें है E1%, इसका तो फाइंड करना है, तो ये हो गया 2 E2
तो यहाँ पे हो जाएगा E1 माइनस 2E2, और आपको यहाँ पे आंसर भी दिया ही होगा। और एक बार आंसर आ गया तो मैं पूरी दुनिया की नहीं सुनता, बस मैं टिक ही कर दूंगा। लेकिन नहीं, ध्यान रखो थोड़ा, एरर का कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एरर आर ऑलवेज एडेड, है ना। तो यहाँ पे आप भले इस साइड लाओ तो भी एरर तो आपको पॉजिटिव ही रखनी है, याद रखो। तो आपका आंसर यही बैठेगा, है ना। नेक्स्ट, the dimensional of 1 upon epsilon 0 is square, 1/2 epsilon 0 is square, where epsilon 0 is the permittivity of free space and E is a electric field। भाई याद रखो ये कौन है, दिस इज द डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये है कौन है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने फील्ड का स्पेलिंग भी गलत लिखा, FIELD। हाँ, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब कौन, जूल पर मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन बनाएंगे, जूल मतलब M1 L2T माइनस 2 अपॉन L3, सिंप्लीफाई कर दो ये प्रेशर ही आएगा, तो M1 L माइनस 1 T माइनस 2 हो जाएगा, सही। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम इज ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर आपको यहाँ पे वैल्यू दी है 4 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका यूनिट दिया है। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। भाई पहले यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, लेकिन अभी नया यूनिट बन गया 10 सेंटीमीटर। 10 वैल्यू नहीं है, पूरा बोलेंगे 10 सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड द यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी व्हाट इन न्यू यूनिट सिस्टम। देखो कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, आपको जो पसंद आए। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन पे नहीं जाएंगे बच्चों, डायरेक्ट N1 क्या है, वैल्यू, U1 कौन है, यूनिट। तो कोई एक यूनिट सिस्टम में वैल्यू N1 थी, जब हमने यूनिट सिस्टम चेंज करके U2 कर दी तो वैल्यू N2 हो गई। तो हम यहाँ पे जो लिखते हैं वही लिख देते हैं। चलो भाई N1 कौन है, N1 है आपका 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही लिखा मैंने। एक पूरा नहीं, पहले वाली जो यूनिट सिस्टम थी उसमें वैल्यू थी 4 और यूनिट था ये, बराबर है। अभी नई सिस्टम जो आई उसमें वैल्यू क्या गई, N2, जो हमको पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है। लेकिन यूनिट क्या है भाई, यूनिट ग्राम की जगह पे हमको लेना है 100 ग्राम, ग्राम की जगह पे हमको लेना है 100 ग्राम, और सेंटीमीटर की जगह पे हमको लेना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्यूब है तो क्यूब तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2 इंटू, यहाँ पे 1/10 रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हो गया। चलो ये दोनों निकल गए। तो देखो N2 को सब्जेक्ट बनाओ तो N2 क्या आ जाएगा, 4T, इसको सामने लाओ तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4T, पक्का ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, भाई याद रखो दिस इज mu 0 epsilon naught raised to minus 1/2, it can be written as 1 upon mu 0 epsilon 0। आपको पता होना चाहिए दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ वैक्यूम। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बिकम L1T minus 1, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट, the damping force of an oscillator is directly proportional to the velocity। by F is a damping force which is directly proportional to the velocity and opposite to it, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी को। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, चलो यहाँ पे प्रोपोर्शन दूर करेंगे तो क्या आ जाएगा, BV, B कांस्टेंट है मान लो, तो उसका क्या हो जाएगा, F/V का डायमेंशन नीचे आ जाएगा ना। तो F इज अ फोर्स, M1, अरे यूनिट लिखना है, चलेगा यूनिट लिखना है भाई, मैंने डायमेंशन कर दी है। चलो बच्चों, तो यहाँ पे मैं फिर से गलती कर रहा हूं, F का यूनिट है कौन, न्यूटन, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, लेकिन F न्यूटन मतलब कौन, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। एक सेकंड यहाँ पे जाएगा, मीटर मीटर पे जाएगा, तो क्या यूनिट हो जाएगा, kg पर सेकंड, तो kg सेकंड इनवर्स, जो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 44, इन द एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABCD आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिव।
ए में 1%, बी में 2%, सी में 3%, डी में 4%. Quantity P is calculated as this equation. So what is the percentage error in P? By P is A 3, B 2, C D. तो परसेंटेज क्या लिख सकते हैं भाई? P के परसेंटेज इज इक्वल टू हर एक क्वांटिटी की पावर उसके प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो 3 इंटू ए की एरर प्लस 2 इंटू बी की एरर प्लस सी की एरर और डी की एरर. 3 इंटू ए में कितना है 1, बी में कितना है 2, सी में कितना 3 और इसमें 4. ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 14. वेयर इज द आंसर? इट इज इन बी. हाँ कि नहीं? नेक्स्ट 45. The force, velocity and time are taken as fundamental units. Then the dimension of mass are. हमको मास का डायमेंशन चाहिए. देखो पहले एक आम जिंदगी की मेथड बताता हूं जो इजी ऐसे करोगे तो आ जाएगा, बरोबर है. फिर एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा जो आपको एक कॉन्फिडेंस है यूनिट्स पे तो आप कर सकते हो डायरेक्ट. तो यहाँ पे भाई पहले हमारी यूनिट सिस्टम क्या थी? एसआई सिस्टम में फंडामेंटल कौन थे? मास, लेंथ, टाइम. तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा था एमएलटी के फॉर्म में. लेकिन अभी हमने डायमेंशनल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो चेंज कर दी. मास की जगह पे हमने किसी और को ले लिया, फोर्स को, वेलोसिटी को या टाइम को. तो पहले जब मास, लेंथ, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी थी तो डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी के फॉर्म में बन रहा था. अभी फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स, वेलोसिटी, टाइम है तो नया डायमेंशन बनेगा एफ वी टी के फॉर्म में. तो हमको मास का डायमेंशन चाहिए, तो मास इज इक्वल टू एफ की ए, वी की बी, टी की सी. चलो सब्स्टिट्यूट करें तो मास क्या है? डायमेंशन m1l0 t0. फोर्स कौन है? m1l0 t. अरे ये किसने लिखा है ऐसा? मैंने ही लिखा है. तो यहां पे m1l1 t-2 की a पावर, वेलोसिटी है l1 t-1 की b पावर और टाइम है t1 की c पावर. तो यहां पे m1l0 t0 m की a पावर और कहीं पे है m, यहां पर सिर्फ m है, यहां पे m नहीं है. ओके, हो गया. a की l की a पावर, l की b पावर, t की -2a पावर, -b पावर प्लस c पावर. चलो दोनों साइड एमएलटी के एक टर्म हो गए. तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m की a, m की 1, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 आ गया. चलो l की पावर कंसीडर करते हैं तो l की a प्लस b, l की 0, 1 की जगह पे a की जगह पे 1 रखेंगे तो इज इक्वल टू 0. तो आपको b क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा. और -2a -b प्लस c इज इक्वल टू, इसको 0 लिखेंगे. चलो यहाँ पे -2 इंटू 1 -1 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो c आपको मिल जाएगा 1. तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? f की 1, v की -1, t की 1 है ना. a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो आपका आंसर कौन बैठा? डी. अभी हम क्या करते हैं, मान लो कि हमको अलग तरीके से करना है तो भाई मास का चाहिए ना मुझको. तो देखो मुझको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास का चाहिए तो मास इज इक्वल टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन. बट एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेलोसिटी अपॉन टाइम. हाँ तो ये हो गया ना एफ टी बाई वी. एफ टी बाई वी तो f1 v-1 t1 डायरेक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, if E is the energy, velocity, V and T is the time chosen as fundamental quantity, then the dimensional formula of the surface tension. चलो फिर से यहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं. सरफेस टेंशन को S बोल दे. E अप E की कितनी पावर है? A पावर ले लो, V की B पावर ले लो, T की C पावर ले लो. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं. चलो सरफेस टेंशन का क्या होता है? m1l0 t-2. सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स को होता है m1l1 t-2 अपॉन l1. तो ये होगा. एनर्जी का तो हमको पता है m1l2 t-2 की a पावर, वेलोसिटी है l1 t-1 की b पावर और टाइम t1 की c पावर. तो यहाँ पे m की a पावर
एल की 2a प्लस बी पावर, और t कौन है, -2a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा ना, t की -2a माइनस बी प्लस सी, और ये है m1 L0 t-2। चलो फिर से पावर कंपेयर करें, m की ये पावर, m की 1 पावर, तो ये तो आपको 1 ही मिल गया। l की पावर कंपेयर करेंगे तो l की पावर है 2a प्लस बी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 रख दे तो 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b आपको मिलेगा -2, और इसकी पावर कंपेयर करेंगे तो t की क्या है, -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 1 माइनस -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, ये क्या हो जाएगा -2 और ये +2 तो निकल गया, तो सी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा -2। देखो क्या आ गया, 1 -2 तो कहां पर है ऐसा, 1 -2 है ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और ये -2। जो डायरेक्ट करना है तो कैसा कर सकते थे, बट डायरेक्ट करना है तो कर सकते थे क्या, हाँ तो चलो मैं करता हूं, यहाँ पे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन द लेंथ। फोर्स क्या है भाई, एनर्जी अपॉन द मीटर। अभी आपको पता नहीं चलेगा, कैसे क्यों पता नहीं चलेगा समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि फोर्स, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, चलेगा। एंड लेंथ जो है वहां पे हमको वेलोसिटी टाइम लाना है, तो लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, चलो ऐसा करते हैं, तो आपको यूनिट से ले जाता हूं तो आपको इजी पड़ेगा। तो फोर्स का यूनिट होता है, पता है क्या, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और इसका होता है मीटर। फोर्स का होता है न्यूटन, लेकिन हमको न्यूटन नहीं, एनर्जी लानी है, तो याद रखो न्यूटन मीटर एनर्जी होती है, या तो जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर, या तो यहां पर एक फॉर्मूला ये भी है, हाँ, एनर्जी अपॉन एरिया, सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला एनर्जी अपॉन एरिया है, एनर्जी हो जाएगा जूल और ये मीटर स्क्वायर, तो ये जूल और मीटर मतलब क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम का स्क्वायर, तो देखो ये आपकी एनर्जी हो गई E1, और ये V-2 T-2 पर चला जाएगा, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, द डायमेंशन of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed is this। भाई वेलोसिटी आपको दी है, v इज इक्वल टू क्या दिया है, ईटा की x पावर, रो की y पावर और r की z पावर। ईटा, रो एंड r are coefficient of viscosity, density and the radius, the value of x, y, z। चलो v is a velocity, तो ये क्या होना जाएगा, m0 l1 t-1, ये हो जाएगा m1 l-1 t-1 की x पावर, डेंसिटी है m1 l-3 की y पावर, और रेडियस मतलब l1 की z पावर। सिंप्लीफाई करना है तो m0 l1 t-1, यहाँ पे ठीक से लिखे तो m की कितनी पावर, यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा x प्लस y। l की क्या भाई, यहाँ पे -x -3y प्लस z, सही है। और t कौन है भाई, t है आपका -x, बराबर है, तो चलो यहां पे लिखेंगे, तो सबसे पहले t की पावर कंपेयर करते हैं, भाई t की पावर है -x और यहाँ पे -1, तो आपको x मिल जाएगा 1, फिर m की पावर x प्लस y इज इक्वल टू 0, x से आपके पास 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू आपको -1 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1, है ना। और लास्ट में देखेंगे तो l की पावर -x -3y प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, लेकिन x हमने फाइंड किया 1, तो ये हो गया -1 -3 इंटू -1 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 प्लस 3 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू आपको मिलेगा -1। कहां पर ऐसा आंसर, कहां पर ऐसा सा 1 -1 -1 1 -1 -1, तो आपको मिलेगा बी आंसर, सही है। नेक्स्ट,
Planck constant h, speed of light in vacuum c, and Newton's gravitational constant capital G are three fundamental quantities. Which of the following combination of this has dimension of length? भाई हमको लेंथ का डायमेंशन लाना है, तो लेंथ किसका बना है? तो आपने किसको फंडामेंटल लिया? एक तो h प्लांक कांस्टेंट, तो उसकी a पावर लिखेंगे, स्पीड की b पावर लिखेंगे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की c पावर लिखेंगे। सही है। चलो यहाँ पे पावर कंपेयर डायमेंशन करते हैं। लेंथ का डायमेंशन है m0 l1 t0, प्लांक कांस्टेंट होगा m1 l2 t-1 की a पावर, स्पीड है l1 t-1 की b पावर और g है m-1 l3 t-2 की c पावर। तो ये हो गया m0 l1 t0, यहां पर m की a पावर माइनस c पावर, l की 2a प्लस b प्लस 3c। सही है ना। और t की कितनी पावर पे? t की माइनस a पावर माइनस b पावर माइनस 2c पावर। सही लिखा है मैंने। प्लांक कांस्टेंट m1 l2 t-1 l1 t-1 और ये से बरोबर है और ये लेंथ। तो चलो पावर कंपेयर करें, तो यहाँ पे a माइनस c आपका क्या हो जाएगा? 1 0 0 0, m की 0 पावर m की a माइनस c, तो a माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा? 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये हो जाएगा माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पर देखो ये दोनों को एलिमिनेट करेंगे, तो b यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे माइनस b, तो ये तो निकल गया। तो यहाँ पे 2a माइनस a मतलब ये a हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। 3c माइनस 2c मतलब प्लस c हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 0 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन a और c के फॉर्म में ये बना और एक ये बना। तो यहाँ पे a माइनस c आपके पास 0 है, चलो तो ये निकल गया, तो 2a इज इक्वल टू 1 है ना। आपने एक इक्वेशन ये दोनों से ले आए आप और एक इक्वेशन यहाँ था, मिल गया। तो ये आपको मिला 1/2। जो a आपको 1/2 मिला, तो यहाँ पे 1/2 रखो, ये इक्वेशन में 1/2, a 1/2 रखोगे तो 1/2 माइनस c इज इक्वल टू 0, तो c आपको मिल जाएगा 1/2। और ये दोनों वैल्यू हम रखेंगे किसी एक इक्वेशन में। चलो मैं यहां पे रख देता हूं सेकंड इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा सेकंड में? तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1/2 प्लस b और c की वैल्यू भी आपने क्या फाइंड की? 1/2, और ये सबको मिला के हो रहा है 1। ये 2 निकल गया, तो b प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया भाई? 2 निकल गया, तो ये 1 भी निकल गया, तो b आपको डायरेक्ट मिल जाएगा माइनस 3/2। तो हमारे पास क्या आया भाई? हमारे पास आया कौन? लेंथ इज इक्वल टू h की 1/2, c की 1/2 और g की माइनस 3/2। तो इसको लिख सकते हैं h c की 1/2 अपॉन g की 3/2। इसको हम रूट लिख सकते हैं, तो रूट एच सी अपॉन जी की 3/2। अरे रे यहां पे कुछ गलती है, यहां पे सी होना, कुछ गलती है ना भाई, देख लो ध्यान से। एच सी नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है, मैंने गलती की। तो देखो तो एच की कितनी पावर आई? यहाँ पे सी बीच में है, नहीं मैंने गलती की भाई, ये नहीं चले, ये गलत है, ये गलत है, मैंने एच सी जी लिखा है। एच सी जी में बी की वैल्यू मैंने गलत सब्स्टिट्यूट की, तो बी की वैल्यू क्या है? 3/2 माइनस और ये 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा एच जी की 1/2 पावर और सी की 3/2 पावर, तो यहाँ पे अंडर रूट एच जी अपॉन सी की 3/2 हो जाएगा। सही है, सही है। नेक्स्ट, a physical quantity of dimension of length that can be formed out c g and e square upon 4 pi epsilon 0 is c is a speed of velocity of light, g is a universal constant, e is a charge। भाई ध्यान रखो यहाँ पे,
मैं एक चीज पहले कर लेता हूं, हमको हर एक, देखो यहाँ पे सी दिया है, जी दिया है और एक पूरा टर्म दिया है, तो मैं स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, वो पहले बोल लेता हूं। तो जो आप 12th पढ़े हो ठीक से, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको सामने ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। क्यू इंटू क्यू मतलब ई स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो, प्रोटॉन का चार्ज ले, तो या दोनों प्रोटॉन का चार्ज ले लो चलेगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो देखो इस टर्म के बारे में मुझको पता होना चाहिए, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कौन होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन बनेगा m1 l2 l1 m1 l1 t माइनस 2 और यहाँ पे l2, तो ये हो जाएगा m1 l3 t माइनस 2। तो यहाँ पे ध्यान रखो किसका किसका यूनिट है, तो भाई हमारे पास सबसे पहले c का यूनिट होना चाहिए। c इज अ वेलोसिटी, तो ये हो गया l1 t माइनस 1। g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो m माइनस 1 l3 t माइनस 2, और ये हो गया स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई इसकी वैल्यू आएगी क्या, m1, इसका डायमेंशन ये हो गया। तो हमको ये करना है कि ये चारों ऑप्शन में किसका डायमेंशन लेंथ जितना होता है। भाई लेंथ जितना डायमेंशन होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए लेंथ में, L1। सब में वैल्यू पुट करोगे तो आपको फाइनल क्या मिलना चाहिए, L। तो चलो मैं 1 बाय 1 रखता हूं। तो सबसे पहले A में ये जो बंदा है उसकी स्पीड है L1 t माइनस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। G आपके पास है m माइनस 1 L3 t माइनस 2 इंटू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह पे ये रख सकते हैं m1 l3 t माइनस 2, लेकिन 1/2 पावर है तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखे ये हो गया l2 t माइनस 2, यहाँ पे mm तो चला गया, l की 3 पावर 6 और ये 1/2, तो l की क्या आ रही है, l की क्या आ रही है 3 पावर, और t की कितनी -2 पावर। देखो भाई यहाँ पे t और l, सिर्फ L नहीं आ रहा है, L की भी 5 पावर आ रही है, L की 5 पावर और T की -4। तो मैं तो यहीं से रुक जाऊंगा कि भाई यहाँ पे L की 1 नहीं आ रही है, 5 आ रही है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलो दूसरा ऑप्शन चेक करें, बी वाला ऑप्शन। भाई बी वाला ऑप्शन में ये नीचे चला जाएगा तो 1/L1T माइनस 1 की 2 पावर हो जाएगी। यहाँ पे G आपका नीचे है तो यहाँ पे M माइनस 1 L3 T2 हो रहा है माइनस, और ये कौन है, ये तो आपके पास है m1 l3 t माइनस 2। तो देखो ये 1 नीचे -1 ऊपर आ जाएगा तो 2, m कैंसिल नहीं हो रहा है भाई, m कुछ तो आ रहा है 1, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि m तो आना ही नहीं चाहिए। चलो सी ऑप्शन चेक करेंगे, 1/c, तो 1/L1 t माइनस 1। जी आपके पास है m माइनस 1 l3 t माइनस 2, और ये है आपके पास m1 l3 t माइनस 2। चलो m कैंसिल हो गया, सही है। L की कितनी पावर, 6 पावर अपॉन 1, तो L की 5 पावर आई, यहां से कैंसिल हो गया कि भाई L की तो 1 पावर आनी चाहिए तो ये भी नहीं बैठा, तो लास्ट देख लेते शायद हो जाए तो यहाँ पे 1/c स्क्वायर मतलब 1/L2 t माइनस 2 हो जाएगा। G कौन है, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, और ये कौन m1 L3 t माइनस 2 की 1/2 पावर। m की 1 माइनस 1 मतलब m आपका 0 हो गया। l की 336 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 और नीचे 2 मतलब l की 1 आ जाएगी। t की -2 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 निकल गया, t की 0। देखो यहाँ पे l की 1 पावर आई, तो आपका आंसर कौन बैठा, d। देखो बच्चों हमने ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया तो फोर्थ ऑप्शन में जाके सेट हुआ। तो कई बार हमारा नसीब भी काम करता है भाई। कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिनको ये ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल जाएगा, ए में ही उनको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो वही रुक जाएंगे और लिख लेंगे ये आंसर है। लेकिन किसी और मेथड से करोगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वांटिटी एंटर होगी, 1 2 3 और 4। इससे बेटर है कि ट्रायल एंड एरर मेथड से करो। पूरे पेपर में 50 एमसीक्यू में से हार्डली ऐसे 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे टाइम लेंगे, बाकी तो कोई होगा नहीं ऐसा, बराबर है। नेक्स्ट,
A student performs an experiment and नहीं an experiment of measuring the thickness of a slab with a vernier calipers whose 50 divisions of the vernier scale equal to 49 divisions of main scale. He noted that the zero of the vernier is between 7 centimeter and 7.05 centimeter mark of the main scale, and 23rd division of the vernier scale exactly coincide with the measures main scale, and the measure value of the measure मतलब ये measure नहीं है, MEASUR measured value of the thickness of given slab using calipers will be. बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो पहले उसको ध्यान से पढ़े. हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स की एलसीएम फिक्स कर लेंगे. वर्नियर कैलिपर्स जो है उसका एलसीएम लिस्ट काउंट फिक्स करेंगे. एलसीएम बोल गया मैं, लिस्ट काउंट करेंगे, बरोबर है. तो वो क्या होगा, मैंने आपको समझाया, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑन मेन स्केल. याद रखना, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑन मेन स्केल ब्रैकेट में 1 माइनस क्या लिखा था मैंने, मेन स्केल का डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल का डिवीजन. तो यहां पर ध्यान से देखो कि आपके वर्नियर का जो जीरो है वो दो डिवीजन के बीच में है, और वो दो डिवीजन कौन कौन से है, एक 7 सेंटीमीटर का, एक 7.05 सेंटीमीटर का. उसका मतलब सिंपल हो गया कि दो डिवीजन के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0.05. इसमें से ये माइनस करोगे तो वो आपका मेन स्केल का मिनिमम मेजरमेंट होगा 0.05 सेंटीमीटर. सही है. आपके वर्नियर का जो जीरो है वो किसके किसके बीच में, 7 सेंटीमीटर और 7.05, मतलब ये दोनों डिवीजन के बीच का डिस्टेंस होगा 0.05, विच इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल. नाउ 1 माइनस मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर के कौन किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो मेन स्केल का 49 वर्नियर स्केल के 50 के साथ हो रहा है. तो ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 1/50. 50 माइनस 49 1 अपॉन हो गया ये, तो ये 0.001 सेंटीमीटर. देखो वर्नियर कैलिपर्स का मैंने मेन स्केल लिस्ट काउंट मैंने यहां पे डिसाइड कर दिया. अभी वैल्यू क्या है भाई, मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग. यहां पे ध्यान रखो, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन, कोइंसाइड डिवीजन है ना, कोइंसाइड डिवीजन. चलो मेन स्केल पे मिनिमम मेजरमेंट क्या था, तो देखो वर्नियर का जो जीरो था, वर्नियर का जो जीरो था वो 7 और 7 और 7.05 के बीच में था. तो उसमें जो छोटा वाला है वो आपको लेना है. तो ये दोनों में से छोटा कौन है, 7, तो 7.00 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट आपने किया 0.001, और कौन सा डिवीजन, 23rd डिवीजन उसके साथ कोइंसाइड हो रहा है. तो ये हो गया, 7.0 प्लस 0.023, तो आपको आंसर मिलेगा 7.023 सेंटीमीटर. कहां पर ऐसा आंसर, सी आंसर आपका आ जाएगा 7.23 सेंटीमीटर 023. ओके, क्लियर हो गया. नेक्स्ट, a student measure the diameter of small steel ball using screw gauge of least count of 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 mm and 0 of circular division coincide with 25 division above the reference level is screw gauge has zero error minus 0.004 centimeter. The correct diameter of ball is, भाई याद रखो फिर से एक बार, मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड डिवीजन, नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन. तो मेन स्केल का रीडिंग क्या है भाई, मेन स्केल का रीडिंग था क्या था 5 mm, लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए सारे. तो मैं इसको लिखूंगा 0.5 सेंटीमीटर.
लीस्ट काउंट क्या था भाई? लीस्ट काउंट था 0.001 और कोइंसाइड डिवीजन कौन सा है? 25th। तो यहां पे हो जाएगा 0.5 प्लस 0.025, तो आपका आंसर है 0.525 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, लेकिन यह सही आंसर नहीं है। कोई डायरेक्ट ये लिखेगा तो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इंस्ट्रूमेंट में कौन सी एरर है? जीरो एरर है। भाई जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में मेजरमेंट जीरो हो, कोई इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट हो सकती है कि एक्चुअल में मेजरमेंट भले जीरो हो फिर भी वो जीरो रीडिंग शो ना कर रहा हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई वेइंग मशीन है, कोई वेइंग मशीन के ऊपर मैं नहीं खड़ा हूं, कोई आदमी नहीं खड़ा है, फिर भी वो वेट बता रहा है 2 kg, है ना? कोई वेइंग मशीन पे कोई खड़ा नहीं है, फिर भी वो 2 kg वेट बता रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई उस पे कोई खड़ा नहीं है तो वेट तो जीरो होना चाहिए, लेकिन वो 2 kg बता रहा है। अभी उस पे कोई बंदा खड़ा रह गया और उसने वेट बताया 70 kg, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसान खड़ा रहा उसका वेट 70 kg है? नहीं, उसका वेट 68 kg होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोई खड़ा नहीं था, तब भी 2 kg बता रहा था। तो वो हुई जीरो एरर कि मेजरमेंट भले जीरो हो फिर भी रीडिंग जीरो नहीं है, तो वो जीरो एरर है यहां पे। तो जो जीरो है लेकिन जीरो से ज्यादा बता रहा है तो वो पॉजिटिव एरर होगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जीरो की जगह पे थोड़ा पीछे बता रहा है, 2 kg आगे नहीं, 2 kg पीछे बता रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो जीरो से पीछे है तो वो नेगेटिव एरर काउंट होगी। तो चलो, मैंने एक एग्जांपल वो वाला दिया कि जब कोई खड़ा नहीं था तो 2 kg वेट बता रहा था, और वेट हमने, फिर कोई बंदा खड़ा रह गया तो उसका वेट 70 kg हमने नोट किया, लेकिन एक्चुअली में 70 नहीं है, उसका वेट 60 होगा, 68 होगा। क्यों? हमने उसमें से 2 kg जो पॉजिटिव एरर थी वो माइनस कर दी। और उसका उल्टा, कि मानो कि पॉजिटिव एरर की जगह पे नेगेटिव एरर होती, जीरो से पीछे 2 डिवीजन है और उसका वेट 70 बता रहा है, तो हम फाइनल रीडिंग में, फाइनल आंसर में उसमें नेगेटिव एरर ऐड कर देते। तो यहां पे फाइनल आंसर आपको चाहिए, क्या चाहिए? फाइनल आंसर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस, प्लस करेंगे तो नेगेटिव जीरो एरर होगी, नेगेटिव जीरो एरर। याद रखो, जो पॉजिटिव है तो माइनस करना है, नेगेटिव है तो प्लस करना है। तो ये था 0.525 प्लस ये हो गया 0.004, तो आपका आंसर आएगा 0.529। कहां पर ऐसा आंसर? तो आपका आंसर ए मिल जाएगा। सही है? सही है। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज of error occurred in measurement of physical quantity A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 4%. Then the percentage error in X, भाई X आपको क्या दिया है? A की 1/2, नहीं A का तो स्क्वायर है भाई, A का क्या है? स्क्वायर। B की कितनी है? 1/2 पावर। C की कितनी? 1/3। और D की कितनी? 3 पावर। तो चलो, X के परसेंटेज इज इक्वल टू 2 इंटू A के परसेंटेज प्लस 1/2 इंटू बी के परसेंटेज प्लस 1/3 इंटू सी के परसेंटेज प्लस 3 इंटू डी के परसेंटेज। तो यहां पे 2 इंटू ए में कितने परसेंटेज है भाई? 1%। बी में कितने परसेंटेज? 2%। सी में कितने? 3%। और डी में 4%। तो ये 2 + 1 + 1 + 12 क्या हो जाएगा? 16। कौन सा आंसर आएगा? 16%। राइट। नेक्स्ट, a screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 division on its circular scale. The pitch of the screw gauge, for screw gauge, what is least count? By least count is a pitch distance of screw gauge and number of division on circular scale। तो चलो, लीस्ट काउंट तो आपको दिया है कितना? 0.01 mm। पिच डिस्टेंस आपको पता नहीं है और नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, तो इसको सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? है ना?
आपको आंसर mm में ही लाना है, तो 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा और ये मिल जाएगा 0.5 mm। कहां पर ऐसा आंसर, सी। नेक्स्ट, taking into account of significant figure, what is the value of this operation? 9.99 माइनस दिस। भाई एक सिंपल चीज है, हमको सिग्निफिकेंट डिजिट्स ध्यान में लेने हैं। तो ये देखो यहाँ पे 9.99, इसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है, 2। और इसमें हमको, इसमें कोई कैलकुलेटर के कुछ यूज ही नहीं करें, सब इसमें हम इवन माइनस भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। देखो जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रख के जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमको आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स है वो देखने हैं, टोटल डिजिट नहीं देखने हैं। टोटल डिजिट हमको प्रोडक्ट एंड डिवीजन में ध्यान में रखने हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 2 है, एक 2, ये वाला 2, और इसमें 1 2 3 4, तो 4 है। तो जो फाइनल आंसर आएगा, भाई फाइनल आंसर जो है उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए, तो ये जितने भी हैं उनमें से मिनिमम कितने हैं, भाई मिनिमम 2 है तो 2 होने चाहिए, लेकिन आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 होने चाहिए, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे देख लो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 4 है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 है तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे 1 है वो भी नहीं आएगा। आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट हो, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो आपका डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा। क्लियर? Next, a screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of wire. Main scale reading is 0.0 mm. Circular scale reading division is equal to 52 division. And given that 1 mm of main scale correspond to 100 divisions on the circular scale, the diameter of wire from this data. भाई सबसे पहले लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लिस्ट काउंट क्या था, मेन स्केल का मिनिमम डिवीजन, मेन स्केल या तो उसको पिच डिस्टेंस भी बोलते हैं, मेन स्केल स्मॉलेस्ट मेजरमेंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या था, 1 mm अपॉन 100 डिवीजन। भाई ये है आपका 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर देखो सेंटीमीटर में लाने हैं, अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अभी मेजरमेंट कैसे लेंगे, तो भाई मेजरमेंट का वैल्यू मैंने क्या सिखाया था, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, भाई मेन स्केल पे तो 0 रीडिंग बता रहा है, तो ये तो 0 ही आएगा, प्लस लिस्ट काउंट क्या है, 0.001 आएगा, और नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा हो रहा है, तो नंबर ऑफ डिवीजन हो रहा है 52, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 0.052, आपका आंसर आ जाएगा 0.052 mm, नहीं सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, तो 0.0252 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, if E and G represent respectively denotes energy and gravitational constant, then E by G has the dimension. E is the energy, G is the gravitational constant, तो E का फॉर्मूला है m1l2 t minus 2, G का है m-1 l3 t minus 2, तो इसको ठीक से करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो m2 l-1 और t आपका 0 हो जाएगा। कहां पर ऐसा, m2 l0 t minus 1। नेक्स्ट, if force, acceleration and time are chosen as fundamental quantity, then find the dimension of energy। भाई हमको एनर्जी का डायमेंशन चाहिए, E is एनर्जी, लेकिन वो किसकी बनी है, फोर्स की A पावर, एक्सेलरेशन की B पावर, टाइम की C पावर, बरोबर है। चलो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो एनर्जी m1 l2 t minus 2, फोर्स m1 l1 t minus 2 की A पावर, A इज एक्सेलरेशन, तो L1 t minus 2 होगा उसकी B पावर, और T टाइम है तो उसकी C पावर। यहां पे लिखे तो m1 l2 t minus 2, यहां पे लिखे तो m की A पावर, L की कितनी पावर, A प्लस B, और T की लिखेंगे तो
-2a -2b प्लस c। तो चलो पावर कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 1, m की a m की 1। यहाँ पे l की पावर a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b आपको मिल जाएगा 1। और यहाँ पे t की पावर भी कंपेयर कर लेते हैं, -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू -2। चलो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है वो भी 1, प्लस c इज इक्वल टू -2। तो देखो एक -2 चला जाएगा तो c इज इक्वल टू इसको ऑपोजिट भी दे तो 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है 1 1 2 आया ये तो है ना। तो क्या है 1 1 2, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है F1A1T2। सही है, देख लो एक बार ध्यान से। ऐसे भी कर सकते थे ना भाई। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, और इसका यूनिट बना देते चलो। तो ये फोर्स तो आ गया लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो इसको डिस्टेंस बोल देंगे आप तो ये सामने चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन इनटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टाइम का स्क्वायर। तो डी की जगह पे क्या लिख सकते हो एफ ए और टी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर ये भी हो जाता। ऐसे करना आए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करो। नेक्स्ट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स हैव, भाई प्लेन एंगल उसको यूनिट है रेडियन और इसको है स्टीरेडियन, दोनों को यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है 0 0 0। तो बोथ हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, बरोबर है। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ m1 l1 t -2 a -2 बिलोंग्स टू, भाई किसका डायमेंशन है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखे m1 l1 t -2, ये आपको नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है फोर्स तो ये न्यूटन हो गया, और ये नीचे जाएगा तो एम्पियर स्क्वायर। तो ये कौन है परमिएबिलिटी, कौन है परमिएबिलिटी, तो ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, फील्ड इन मीटर स्क्वायर, लेंथ इज गिवन, भाई लेंथ आपको दी है 55.3 मीटर एंड उसकी ब्रीथ आपको दी है 25 मीटर। भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 1 2 3, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 2। तो आपके फाइनल आंसर में कितने आने चाहिए, आपको क्या फाइंड करना है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ और करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज किसकी एरिया, एरिया इज व्हाट, भाई एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो ये आपके पास है 55.3 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिल ही जाएगा। देखो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने थे 3, इसमें कितने थे 2, तो फाइनल आंसर में 2 होने चाहिए। फाइनल आंसर शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें कितने 1 2 3, मतलब ये नहीं आएगा। इसमें 1 2 3 4 5, तो ये भी नहीं आएगा। 1 2 3 4, ये भी नहीं आएगा। इसमें 2 है, हाँ जिसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वही अपना आंसर आएगा, बाकी आप गिन सकते हो, बरोबर है। नेक्स्ट, अ मेटल वायर हैज मास दिस, भाई मेटल वायर को मास कितना है 0.4 प्लस और माइनस 0.002 ग्राम। रेडियस क्या है, रेडियस है 0.3 प्लस और माइनस 0.001 सेंटीमीटर, जो भी है चलेगा। और लेंथ आपको दी है 5 प्लस और माइनस 0.02 सेंटीमीटर। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, बट डेंसिटी में फाइंड करें तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम तो है नहीं। लेकिन हमको बोला है मेटेलिक वायर, भाई मेटेलिक वायर कैसा होता है सिलिंड्रिकल, और सिलिंड्रिकल है तो उसका वॉल्यूम हमको पता होगा, क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एल। तो हमको गिननी है परसेंटेज एरर, लेकिन यहां पर देखो हमको एम आर एल की परसेंटेज एरर नहीं दी है, इसकी वैल्यू दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम करेंगे, प्लस इसको तो डायमेंशन होता नहीं है तो यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, और लेंथ होगी डेल्टा एल बाय एल। चलो डेल्टा एम अपॉन एम, तो इसकी अपॉन ये तो 0.002 अपॉन 0.4 प्लस 2 इंटू रेडियस 0.001 अपॉन 0.3 प्लस लेंथ 0.02 अपॉन 5।
देखो ये मिलेगी वो फ्रैक्शनल एरर मिलेगी या तो रिलेटिव एरर मिलेगी। आपको तो परसेंटेज चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, जो परसेंटेज चाहिए तो मैं 100 से मल्टीप्लाई ही कर दूंगा डायरेक्ट। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अपॉन 0.4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 0.1 अपॉन 0.3 हो जाएगा, और ये 2 अपॉन 5 हो जाएगा। अभी ये आपको पता होना चाहिए, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, ये 1/3 होगा मतलब 2/3, ये पॉइंट निकल जाएगा तो 1/3 और मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2/3, 2/3 क्या होता है 6.6666 आता रहता है, और 2/4 मतलब 0.4। चलो इसको सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट, ये तो 6 रहेंगे आगे, लेकिन इसका 5 और 6 11 और 4 15 और ऊपर 1 तो 1 पॉइंट ये आएगा। इसको यहां से निकाल दे तो आगे क्या आ जाएगा 1.6%, है ना। तो आपका आंसर सी बैठ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, the errors in a measurement which arise due to the unpredictable fluctuation in a temperature and voltage supply are। भाई हमने दो टाइप्स की एरर पढ़ी थी, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक इसको बोलेंगे एक ही तरह की होगी, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड पैरामीटर्स के कारण इन्वॉल्व होगी उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। जो अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस के कारण आई उसको रैंडम एरर बोलेंगे। नेक्स्ट, the quantities which have same dimensions as those of solid angle। पर solid angle को तो डायमेंशन होता नहीं है m0 l0 t0। तो चलो यहां पे कौन है, स्ट्रेन। भाई ए देखे तो स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, लेंथ चेंज ऑफ लेंथ अपॉन एल, तो ये हो जाएगा m0 l0 t0। लेकिन आर्क है, भाई आर्क का यूनिट होता है मीटर, तो उसको डायमेंशन होगा l1, मतलब ये नहीं आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि भले ये डायमेंशन लेस है लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं है। दूसरी इसकी बात करेंगे, चलो बी में कौन है, एंगुलर स्पीड। भाई एंगुलर स्पीड का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, मतलब इसका t-1 बनेगा, और स्ट्रेस है वो बनेगा m1 l-1 t-2, तो ये भी नहीं आएगा। इसकी बात करते हैं सी। भाई सी में है स्ट्रेन, स्ट्रेन तो हमने लिखा, जो स्ट्रेन है उसका तो क्या आएगा m0 l0 t0, लेकिन जो एंगल है, एंगल का भी डायमेंशन हमने पढ़ा m0 l0 t0। हाँ, तो ये दोनों में सेट हो रहा है, जिसका डायमेंशन नहीं है या तो फिर सॉलिड एंगल जितना है, बरोबर है। नेक्स्ट, इन वर्नियर कैलिपर्स n+1 divisions of vernier scale coincide with n divisions of main scale and 1 MSD main scale division represents 0.1 mm the vernier constant in centimeter। भाई वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट 1 माइनस मेन स्केल अपॉन वर्नियर स्केल, बस ऐसा सोच लो। मेन स्केल पे मिनिमम डिवीजन क्या है 0.1 mm, 1 माइनस मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन n, और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन n+1। लेकिन हमको आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/100, है ना। और ये हो जाएगा आपका एलसीएम n+1, यहाँ पे n+1 माइनस n, तो ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बैठेगा 1/100 इंटू n+1 है। नेक्स्ट, द फोर्स डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, पे हमको पता होना चाहिए ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारी जो टर्म्स है F, अल्फा टी स्क्वायर या बीटा ले लो, ये सबके डायमेंशन क्या होंगे, सेम। हमको ऐसा टर्म चाहिए जिसका डायमेंशन 0 0 0 हो, और किसके फॉर्म में चाहिए, अल्फा बीटा और टी के फॉर्म में। तो मैं ये दोनों को कंपेयर कर देता हूं, तो अल्फा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वही बीटा का है, बीटा टी का, तो बीटा टी को हम नीचे लाएंगे तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l0 t0, ये दोनों का सेम है, तो मैं इसको नीचे लाया तो 0 हो गया। यहां से एक टी निकल जाएगा, एक टी निकल गया मतलब रह कौन गया, अल्फा टी अपॉन बीटा, जिसका बन गया m0 l0 t0। सो विच फैक्टर इज डायमेंशनलेस, अल्फा टी अपॉन बीटा। कहां पर है ऐसा आंसर, ये डी में है, सही है। नेक्स्ट, ओके खत्म हो गए, शायद खत्म हो गए, सही है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए।
बरोबर है बच्चों। तो याद रहे 1988 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs कितने थे, 68 के जैसे तो कुछ, वो सब हमने कर दिए। आप ध्यान से बैठो, फिर से एक बार सोचो, इसके आगे पीछे आएंगे, बाकी कोई बाहर का नहीं आएगा, बरोबर है, वो पक्का। तो इतने करो, लेकिन बार बार यही करते रहो, तो क्या एक सेट हो जाएगा दिमाग में, बरोबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ है डाउट, तो कमेंट में मुझको बोल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना।